तो हम फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे पास्कल्स लॉ का, एंड दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब बेसिकली हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर फ्लूइड होता है, एंड अगर हम उसके ऊपर थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं तो वो मैक्सिमम लोड उठाता है। जो लोड हम आसानी से लिफ्ट नहीं कर पाते, उन लोड को लिफ्ट करने के लिए हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि ट्रक वगैरह या तो फिर जो भी फोर व्हीलर होता है उसको लिफ्ट अगर करना होगा, कुछ डैमेज होता है डाउन फ्रॉम द बॉटम साइड, तो हमारे पास एक मशीन होता है जिसको हम प्रेस करते हैं। जैसे हम प्रेस करते हैं बाय सिंपली, तो पूरा वो फोर व्हीलर उठाया जाता है। यानी कि हम तो डायरेक्टली फोर व्हीलर को उठा नहीं सकते, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोलिक लिफ्ट वी कैन लिफ्ट अ हेवी लोड। तो ये अब देखेंगे कि ये किस तरह से होता है और इसमें पास्कल्स लॉ का रोल क्या है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए मेरे पास दो टैंक्स होंगे, ठीक है। एक होगा स्मॉलर टैंक एंड अनदर वन इज थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, दैट इज बिगर टैंक। ओके, देखो मैंने यहाँ पे दो टैंक्स बना दिए। ये वाला टॉप पोर्शन होगा, इसे हम बेसिकली पिस्टन भी कह सकते हैं, और ये वाला भी इसका टॉप पोर्शन। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो समझो दिस वाला A1 एरिया एंड दिस इज वेसल 1। सिंपल में हम कंसिडर करेंगे दिस इज वेसल 1। यहाँ पे एक कॉमन जॉइंट है जिसके वजह से ये दोनों को हमने कनेक्ट किया, एंड दिस इज वेसल 2। एक्चुअली इसे वेसल नहीं कहना चाहिए, दिस आर द रिजर्वायर्स, लेकिन हम सिंपल समझने के लिए कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर कुछ फ्लूइड्स हैं, कोई भी फ्लूइड हो सकता है जिसका विस्कोसिटी ज़्यादा हो, ऐसा फ्लूइड मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज करते हैं। ओके, अब देखो ये वाला जो वेसल था इसका जो टॉप पोर्शन है इसका एरिया हमने A1 कंसीडर किया, और ये वाला जो होगा सेकंड इसका एरिया A2 कंसीडर करेंगे। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना होगा। नाउ कंसीडर करो, समझो कि हमने यहाँ पे F1 फोर्स अप्लाई किया। जब F1 फोर्स अप्लाई किया तो ये फोर्स दिस साइड से ट्रांसमिट हो जाएगा ये वाले सेक्शन पे। ओके, जैसे यहाँ पे फोर्स ट्रांसमिट होगा, ये फोर्स इक्वली यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होगा तो ये प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाने वाला है सेकंड वेसल के ऊपर। हमने फोर्स F1 अप्लाई किया, ड्यू टू दिस फोर्स F1 प्रेशर जो प्रोड्यूस हुआ दैट इज P1, और P1 कितना होगा? P1 इक्वल्स टू F1 डिवाइडेड बाय A1। तो यहाँ पे हमने स्मॉलर फोर्स को अप्लाई किया था, क्योंकि हमारा एम ही क्या है हाइड्रोलिक लिफ्ट में कि आपको स्मॉलर फोर्स अप्लाई करना है एंड लार्जर लोड उठाना है। तो समझो यहाँ पे कोई तो भी एक हेवी वेट होगा, दैट इज अ फोर व्हीलर। तो समझो यहाँ पे कोई फोर व्हीलर खड़ा होगा, और इस फोर व्हीलर को हमें लिफ्ट करना है। अब फोर व्हीलर का वेट तो ज़्यादा होता है, F1 जो फोर्स हम अप्लाई करने वाले ये फोर्स कम होगा, और सिर्फ इस डायरेक्शन में हम प्रेशर को अप्लाई करने वाले। तो जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा वो प्रेशर होगा P1। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जो प्रेशर ट्रांसमिट होता है वो हमेशा सेम होता है, इसलिए P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? P2। कंडीशन बिकम्स P1 इक्वल्स टू P2। तो इस साइड में यहाँ पे जो प्रेशर लगा दैट इज P2। यहाँ पे जो प्रेशर लगा हम कंसिडर करेंगे P2। लेकिन P2 और P1 क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो हमें बेसिक फॉर्मूला पता है P2 का, P2 इक्वल्स टू होगा F2 डिवाइडेड बाय A1। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि इसे हमें लिफ्ट करना है, वी हैव टू लिफ्ट दिस। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उसे हम कंसिडर करेंगे F2। यहाँ का जो एरिया है वो एरिया हमें पता है, दैट इज द A2। ओके, तो यहाँ पे होगा F2 डिवाइडेड बाय A2, दिस इज फॉर्मूला फॉर प्रेशर P2। लेकिन P1 एंड P2 क्या है? बोथ सेम। सो वी कैन राइट F1 अपॉन A1 इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। ओके, अगर आप यहाँ पे F2 का वैल्यू निकालोगे F2, सो F2 इक्वल्स टू F1 इंटू A2 डिवाइडेड बाय A1। अब देखो बेसिकली यहाँ से क्या समझ में आता है, A2 बड़ा था, A1 छोटा है, ठीक है। A1 छोटा है, A2 बहुत बड़ा है, यहाँ पे दिखाई भी देता है हमें एरिया, तभी समझ में आता है। तो
इसके वजह से जो F2 मिलेगा वो F2 बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा, समझो यहाँ पे जो एरिया था इसको हम 100 मीटर स्क्वायर कंसिडर करेंगे और A1 जो था इसे हमें छोटा कंसिडर करना है, इट इज 10 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो F2 बिकम्स F2 इक्वल्स टू F1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। सिंपल हमने कैलकुलेशन कंसिडर किया, सो F2 बिकम्स 10 टाइम्स F1, यानी कि जो फोर्स आपने यहाँ पे यूज किया था वो 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ सेकंड वाले केस में, यानी कि यहाँ पे आप 10 टाइम्स ज्यादा लोड उठा सकते हो। तो ये किसके ऊपर डिपेंड था, इट डिपेंड्स ऑन दिस एरिया, कि आपने यहाँ पे कितना एरिया लिया और यहाँ पे कितना एरिया लिया। इन एरियाज का जो भी रेशो बनेगा उतने टाइम से सेकंड वाला फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज द हाइड्रोलिक लिफ्ट, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 10 मीटर स्क्वायर जो एरिया था इसके ऊपर आपको एक फोर्स लगाना है। समझो आपने यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो इस साइड आप कितना लोड उठा सकते हो, तो ये इस साइड आप 200 न्यूटन का लोड उठा सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया था ये भी इसके कंपैरिजन में 10 टाइम्स बड़ा था। तो ये पूरा डिपेंड किसके ऊपर होगा, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एरियाज। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। क्या एप्लीकेशन था कि P1 इक्वल्स टू P2, इक्वली प्रेशर ट्रांसमिट होता है, इसीलिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं P1 इक्वल्स टू P2, अदरवाइज हम इसे यूज नहीं कर सकते। इसलिए दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, जिसके अंदर हमने हाइड्रोलिक लिफ्ट किस तरह से काम करता है, स्मॉलर फोर्स लगाने के बाद आप हेवियर लोड किस तरह से लिफ्ट कर सकते हो, इसके बारे में यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ वी विल सी टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक। नाउ सेकंड एप्लीकेशन इज हाइड्रोलिक ब्रेक। अब देखो हाइड्रोलिक ब्रेक्स में किस तरह से वर्किंग होता है, और यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिखाई देगा, लेकिन ये एक सिंपल ऑपरेशन है। अगर आपको फर्स्ट केस समझ में आया होगा, फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज द हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो ये भी आपको अच्छी तरह से आसानी से समझ में आ सकता है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या पार्ट्स होता है। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, जिस भी व्हीकल में हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है, उस व्हीकल में हमारा जो ब्रेक पेडल होता है उसको हम प्रेस करते हैं। जैसे इसको हम प्रेस करेंगे, ये वाला पिस्टन जो है ये अंदर की साइड यानी कि टूवर्ड्स द लेफ्ट चला जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है फ्लूइड। तो ये वाला जो सिलेंडर है इसको कहते हैं हम मास्टर सिलेंडर। इस मास्टर सिलेंडर में जो फ्लूइड होता है, तो ये फ्लूइड का प्रेशर ट्रांसमिट होता है टूवर्ड्स द 4 सिलेंडर्स। ठीक है, यहाँ पे जो सिलेंडर है इट इज मास्टर सिलेंडर, इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे 4 सिलेंडर्स है, दे आर कॉल्ड एज स्लेव सिलेंडर। यानी कि जो भी प्रेशर हम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे वो प्रेशर इन चारों सिलेंडर को हम ट्रांसमिट करने वाले, सेम प्रेशर ट्रांसमिट होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा ट्यूबिंग है, यहाँ पे जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर ऑलरेडी फ्लूइड पैक है, यानी कि ऐसा नहीं कि ये एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, इसके अंदर ऑलरेडी जो हमारा फ्लूइड है वो हाइड्रोलिक फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, और ये सिलेंडर भी फुल्ली पैक रहेंगे विद दिस फ्लूइड, यानी कि इसके अंदर पहले से ही फ्लूइड था। और हर सिलेंडर का जो हमने एरिया कंसीडर किया इट इज कंसीडर्ड एज A2, और हर सिलेंडर का यानी कि इन चारों सिलेंडर का एरिया सेम हो जाएगा। जो मास्टर सिलेंडर है इसका एरिया छोटा है, यानी कि A2 इज ग्रेटर देन A1, A2 इज ग्रेटर देन A1, और जो मास्टर सिलेंडर है उसका एरिया हमने छोटा सा कंसिडर किया, स्मॉल एरिया कंसिडर किया। अगर इसका लार्ज एरिया कंसिडर करेंगे तो ये पूरा शो फ्लॉप हो जाएगा। अब देखो यहाँ से जो भी प्रेशर हमने डेवलप किया था, ये प्रेशर यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे भी ट्रांसमिट होगा और यहाँ पे भी ट्रांसमिट हो जाएगा। अब देखो किस तरह से ये ट्रांसमिट हो जाता है। तो हमने जो फोर्स अप्लाई किया था विथ अवर लेग, वो फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा, इट इज F1। तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो हम सिंपली वहाँ पे स्मॉल फोर्स लगाते, ऐसा पूरा वहाँ पे हम खड़े नहीं रहते, यानी कि हमारा जो फोर्स लगाते हैं हम वो एक छोटा सा फोर्स होता है। तो जो भी प्रेशर P1 डेवलप होगा मास्टर सिलेंडर के ऊपर, दैट इज F1 डिवाइडेड बाय A1, ये वैल्यू होगी P1 की। ओके, F1 डिवाइडेड बाय A1। नाउ अब जो प्रेशर P2 डेवलप होगा उसका फॉर्मूला बनाएंगे, इट इज F2 डिवाइडेड बाय A2। ओके, लेकिन अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जो भी प्रेशर ट्रांसमिट होने वाला है वो इक्वली प्रेशर ट्रांसमिट होगा। इसकी वजह से हम फिर से क्या लिखेंगे,
F1 डिवाइडेड बाय A1 इक्वल्स टू F2 डिवाइडेड बाय A2। हमने जो फोर्स अप्लाई किया था वी हैव अप्लाइड अ स्मॉलर फोर्स। यहाँ पे जो हमने फोर्स अप्लाई किया था F1 इट इज अ स्मॉलर फोर्स। अब इसका कन्वर्जन किस में होने वाला है, लार्ज फोर्स में। सो यहाँ पे F2 फाइंड आउट कर लेंगे। सो F2 इक्वल्स टू अगेन F1 इंटू A2 डिवाइडेड बाय A1। हमने कहा था कि A2 बड़ा है तो ये रेशो एक नंबर मिलेगा जो 1 से ज़्यादा होगा, यानी कि F2 इज ग्रेटर देन F1 बाय पर्टिकुलर टाइम्स। तो यहाँ पे जो प्रेशर बढ़ा, ये प्रेशर हम किसको ट्रांसमिट करते हैं, इट इज़ यूज टू अप्लाई द ब्रेक्स। जो यहाँ पे जो 4 सिलेंडर है इनके पास हमारा व्हील होगा, यहाँ पे एक व्हील, यहाँ पे एक व्हील, और इन दोनों साइड में भी एक एक व्हील अटैच रहते हैं। जो व्हील होता है इस व्हील के पास ब्रेक होते हैं, जो हमारा ब्रेकिंग पैड होता है ना, वो इस तरह से यहाँ पे ब्रेकिंग पैड, एक सेकंड अच्छे से दिखाता हूँ। ये वाला हमारा व्हील, यहाँ पे इस साइड से ब्रेक शू होता है जिसे हम ब्रेक लाइनर्स कहते हैं। जैसे ये प्रेशर ट्रांसमिट होगा ये दोनों साइड से इस व्हील को पकड़ लेते हैं। ये व्हील इस तरह से रोटेट होता है और ये जैसे प्रेशर ट्रांसमिट होगा इसको पैक कर लेते हैं और ये घूमना स्टॉप हो जाता है। इसलिए जब भी हमारे पास व्हीकल में हाइड्रोलिक या तो फिर न्यूमेटिक ब्रेक्स होते हैं तब इमीडिएटली हम उस व्हीकल को कंट्रोल कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ स्मॉल ब्रेक फोर्स। ओके, सो दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। नाउ स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला, यूनिट्स एंड हाउ टू कैलकुलेट दिस प्रेशर, इसके बारे में हमने बेसिकली पढ़ लिया कि प्रेशर का एक बेसिक फॉर्मूला होता है रो जी एच, और वहां पे आप कंडीशंस देख सकते हो कि लिक्विड के अंदर होगा तो क्या होगा, लिक्विड के सरफेस के ऊपर होगा तो क्या होगा, एंड अबव अगर सरफेस जाता है तो उस केस में हमें क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए। यहां तक बेसिक नॉलेज हमने अब ले लिया, लेकिन कुछ डिवाइसेस है और उस डिवाइस से हम प्रेशर को किस तरह से मेजर करना है वो वाला पार्ट हम अब इस पॉइंट में देखने वाले। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, हाउ टू मेजर द प्रेशर। तो प्रेशर मेजर करने के लिए मार्केट के अंदर कुछ डिवाइसेस है जिन्हें हम कहते हैं बैरोमीटर्स। सेकंड, इन्हीं का नाम होता है मैनोमीटर्स, इन्हें हम मैनोमीटर्स भी कहते हैं, या तो फिर गेज प्रेशर, सॉरी प्रेशर गेजेस, प्रेशर गेजेस। सो बेसिकली मार्केट्स के अंदर बैरोमीटर्स, मैनोमीटर्स एंड प्रेशर गेजेस है। ऑल दीज आर द प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, ऑल दीज आर द प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। इन डिवाइसेस का यूज करके हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, और तीनों का मीनिंग एक ही होगा, दीज आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ मेजरिंग द प्रेशर्स। तो अब हम देखेंगे कि इनका यूज किस तरह से होता है। तो सबसे पहले देखेंगे बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है इसे बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हमें मेजर करना है तो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हम यूज करने वाले हैं एक डिवाइस, उस डिवाइस को कहेंगे हम बैरोमीटर। अब यहाँ पे बैरो का मीनिंग होता है बेसिकली प्रेशर, बिकॉज बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, एंड मीटर यानी कि एक काउंट करने वाला है प्रेशर को। ओके, सो द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज बैरोमीटर। तो आप देखेंगे कि बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह से काउंट किया जाता है। तो इसके लिए एक डिवाइस है जो एक इटालियन साइंटिस्ट टोरेसिली नामक एक साइंटिस्ट था, उसने इस डिवाइस को डेवलप किया था। तो देखेंगे कि उसने किस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट किया। तो जो इटालियन साइंटिस्ट था टोरेसिली, उसने, तो अब देखेंगे कि टोरेसिली का डिवाइस किस तरह से था। तो टोरेसिली ने क्या किया कि एक ट्यूब लिया, उस ट्यूब के अंदर उसने पूरा मर्क्यूरी फिलअप कर दिया, और जैसे मर्क्यूरी पूरा कंप्लीटली फिल हो गया उसने उस ट्यूब को इन्वर्टेड किया, एंड इन्वर्टेडली इसने उस एक वेसल में इस ट्यूब को रख दिया। जैसे ही वेसल में इसने ट्यूब को रख दिया तो उसमें से कुछ मर्क्यूरी जो था उस वेसल जो था उस वेसल के मर्क्यूरी के साथ मिक्स हो गया। तो देखो इनिशियली पूरा मर्क्यूरी फिलअप था,
जैसे उसने इन्वर्टेड किया इस ट्यूब को, तो यहाँ से कुछ मर्क्यूरी जो था, वो मर्क्यूरी जो वेसल में मर्क्यूरी है, ऑलरेडी वेसल के अंदर भी एक मर्क्यूरी है, इसके साथ वो घुल मिल गया इस तरह से। तो ये दिस इज द टोरेसिलिस एपेरेटस। इनिशियली देखो, इनिशियली हमारा जो ट्यूब होगा वो ऐसा इस डायरेक्शन में होगा इनिशियल कंडीशन, और इसको उसने पूरा कंप्लीटली फिलअप कर दिया था। अब जैसे उसने इन्वर्टेड किया तो इन्वर्ट होने के बाद इसका पोजीशन जो उल्टा हुआ, जिसके कारण इसमें से कुछ मर्क्यूरी ये जो वेसल है इस वेसल के अंदर आ गया। ओके, और इनिशियली वेसल के अंदर भी कुछ मर्क्यूरी था। अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है इसे हम कंसिडर करेंगे h। सो दिस इज द हाइट ऑफ मर्क्यूरी अबव द लिक्विड लेवल इन अ वेसल। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। समझो, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करेंगे, इट इज a, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करेंगे c, और इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करने वाले हम, दैट इज b। इस तरह से हमने 3 पॉइंट्स को कंसिडर किया। अब अकॉर्डिंग टू टोरेसिलिस देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। जब ये पूरा फिलअप था तो इसके अंदर एयर के कुछ भी पार्टिकल्स नहीं थे, यानी कि यहाँ पे एयर के लिए कुछ भी स्पेस नहीं था। जैसे इसने इसको इन्वर्टेड किया तो मर्क्यूरी नीचे आ गया। ओके, इसलिए एयर को ऊपर जाने का चांस नहीं मिला, यानी कि ये जो पूरा एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस के अंदर कुछ भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इसके अंदर जो होगा वो होगा वैक्यूम। सो इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ? वैक्यूम प्रोड्यूस हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ भी पार्टिकल्स एयर के प्रेजेंट नहीं है। इसको इन्वर्टेड करते ही पूरा मर्क्यूरी डाउनवर्ड आ गया। ओके, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ। अब नाउ देखो, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी। ये जो टॉप का सरफेस है, इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ एयर। ऊपर के साइड में क्या होगा? एयर, और अंदर क्या है? Hg लिखेंगे फॉर मर्क्यूरी। तो इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्टेड होगा इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि सी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे एट सी जो प्रेशर होगा इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी जो प्रेशर बनेगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो हम लिखेंगे प्रेशर एट सी इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज पी नॉट। तो ये फर्स्ट कंडीशन आ गया। ओके, अब देखो एट पॉइंट ए प्रेशर निकालेंगे। अब देखेंगे प्रेशर एट ए। सो फॉर फाइंडिंग प्रेशर एट ए, तो इसके लिए देखो इसके ऊपर कुछ भी पार्टिकल नहीं है, यानी कि यहाँ पे इसके ऊपर कुछ भी प्रेशर नहीं बनने वाला। इसका मतलब एट ए जो भी प्रेशर होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी प्रेशर नहीं है। तो देखो यहाँ पे प्रेशर एट ए इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो अब देखेंगे प्रेशर एट बी कितना बनता है। तो एट बी पीबी इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो पीबी एंड सी, दैट इज द पॉइंट सी एंड पॉइंट बी हैव द सेम लेवल। अगर दोनों पॉइंट सेम लेवल पे होते हैं तो दोनों का प्रेशर भी क्या होगा? सेम होगा। इसलिए पीबी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम? पीसी। ओके, लेकिन पीसी इक्वल्स टू क्या है? P0। देयरफॉर वी कैन राइट पीबी इक्वल्स टू P0 दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, लेकिन अब देखो यहाँ पे अगर हम प्रेशर एट बी निकालेंगे जनरल मेथड से हमारे, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। अगेन वी कैन फाइंड एट बी, सेकंड मेथड जो होगा वहां से देखेंगे प्रेशर एट बी इक्वल्स टू जो प्रेशर ए पे बनेगा वो प्रेशर पी ए। जो हमने केसेस पढ़े थे 3 केसेस, वहां से हम ये फॉर्मूला उठा सकते हैं प्रेशर एट बी इक्वल्स टू पी ए प्लस ये जो लिक्विड कॉलम बना इसका प्रेशर रो जी एच। ओके, इसका प्रेशर हो जाएगा रो जी एच इक्वल्स टू प्रेशर एट ए कितना होगा? 0 प्लस रो जी एच इक्वल्स टू प्रेशर एट बी। हमारे पास प्रेशर एट बी कितना है? P0। सो यहाँ पे होगा P0। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 इक्वल्स टू फॉर्मूला हो जाएगा रो इंटू जी इंटू एच। तो ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा P0 इक्वल्स टू रो इंटू जी इंटू एच। यहाँ पे जो लिक्विड कॉलम है इसका हाइट होगा जी एच, रो जो होगा वो होगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यानी कि बेसिकली अगर हम देखते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P इक्वल्स टू डेंसिटी होता है इसका 13,600 इंटू
अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले लेंगे जी का 10 इनटू हाइट, तो यहाँ पे जो मर्क्यूरी का हाइट मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है दैट इज द 76 mm, 76 सॉरी सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर मिलता है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 76 इंटू मीटर को कन्वर्ट करने के लिए 10⁻²। तो ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये आता है 1.013 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा 5। So this is the atmospheric pressure. This is the atmospheric pressure which is calculated by Torricelli's formula. Torricelli's जो था according to Torricelli's this is the formula for atmospheric pressure. Next point is open tube manometer. Basically manometer के बारे में पता है, a pressure measuring device. लेकिन यहाँ पे जो मैनोमीटर कहा गया इट इज अ ओपन ट्यूब, यानी कि यहाँ पे कोई तो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा विच इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। तो देखेंगे ओपन ट्यूब मैनोमीटर किस तरह से काम करता है और इसका डायग्राम क्या होता है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक ओपन ट्यूब मैनोमीटर। इसके अंदर एक सर्कुलर सेक्शन होगा, ये सर्कुलर सेक्शन इज कनेक्टेड टू अ यू शेप ट्यूब, इट इज कनेक्टेड टू अ यू शेप ट्यूब। तो ये ट्यूब बनाएंगे यहाँ पे, तो इस तरह से ये डायग्राम हो गया। इट इज कॉल्ड एज ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अब देखो इस ओपन ट्यूब मैनोमीटर के अंदर दो सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन जहां पे हमें प्रेशर काउंट करना है वहां पे हम इस सर्कुलर सेक्शन को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट P, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसे कंसिडर करेंगे स्मॉल p। ओके, ये जो स्मॉल p वाला प्रेशर होगा ये इस ट्यूब में भी आने वाला है, लेकिन इस ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, एक लिक्विड को रखेंगे। इस ट्यूब के अंदर एक लिक्विड होगा, वो लिक्विड वाटर, केरोसिन या तो फिर मर्क्यूरी भी हो सकता है। एंड ये वाला जो एंड होगा ट्यूब का इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ओपन टू ATM लिख देता हूं, दैट इज एटमॉस्फेयर। ओके, अब समझो कि यहाँ पे जो लिक्विड का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो प्रेशर यहाँ से कुछ तो भी एक्सर्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो इस साइड से अगर प्रेशर एक्सर्ट हुआ तो इसके अंदर जो लिक्विड था ये लिक्विड राइज हो जाएगा लेफ्ट साइड में। समझो लेफ्ट साइड में राइज होने के बाद यहाँ पे जो लिक्विड था उसका हाइट इस तरह से बन गया। ओके, तो मैं यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करता हूँ C, यहाँ पे होगा पॉइंट B और यहाँ पे हम पॉइंट कंसीडर करेंगे A। तो दीज आर द बेसिक डायग्राम फॉर ओपन ट्यूब मैनोमीटर। देखो यहाँ पे समझो कोई भी जो गैस वगैरह होगा इसका जो प्रेशर होगा ये प्रेशर यहाँ पॉइंट C पे आएगा। C पे प्रेशर आने के कारण यहाँ से लिक्विड जो होगा वो लिक्विड राइज करेगा लेफ्ट वाले कॉलम में। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वर्टिकल इट इज कॉल्ड एज कॉलम, तो ये राइट कॉलम, दिस वाला लेफ्ट कॉलम। तो अब देखो यहाँ पे हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है P। सो P इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क कि ये प्रेशर P कितना होगा। तो नाउ हमें इस केस में फॉर्मूला बनाना है फॉर P। अब बेसिक देखो ये वाला पॉइंट जो है A इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, यानी कि इसके अंदर कुछ तो भी गैसेस आने वाले हैं विच इज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो पॉइंट A के ऊपर जो प्रेशर होगा इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो देयरफॉर वी कैन राइट PA इक्वल्स टू P0, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज इट इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर और इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर। ओके, अब देखेंगे पॉइंट C के ऊपर कितना प्रेशर होता है। ठीक है, एट C तो जो कंटेनर यहाँ पे जो कंटेनर है सर्कुलर इसके अंदर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर C के ऊपर एक्सर्ट होने वाला है। और एट D हमने प्रेशर कितना कंसीडर किया है, एट D हमने प्रेशर कंसीडर किया है P। एट D जो भी प्रेशर होगा इट इज P एंड वी हैव टू फाइंड दैट P। ओके, सो नाउ अब देखो एट C जो गैस यहाँ पे था उसी का प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट होगा। सो प्रेशर एट C इक्वल्स टू P। प्रेशर एट C कितना हो जाएगा P, जो कंटेनर के अंदर प्रेशर है वही प्रेशर इस लेवल के ऊपर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो एट C क्या हो रहा है, सॉरी एट B। एट B तो B एंड C हैव सेम लेवल, पॉइंट B एंड C हैव सेम लेवल, दोनों का जो भी लेवल है वो लेवल सेम है।
इसलिए दोनों के ऊपर जो प्रेशर लगेगा वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. पॉइंट बी एंड सी हैव सेम लेवल, सो वी कैन राइट पी बी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, पी सी. ओके, सो पी बी इक्वल्स टू पी सी. दिस आर द पूरा बेसिक नॉलेज जो वो बेसिक नॉलेज ही हमें अप्लाई करना है. जहां जहां पे आप प्रेशर समझ सकते हो वहां पे प्रेशर लिखते जाओ. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, पी. ओके, तो ये वाला एक सेक्शन हो गया. अगेन एट बी, हम एट बी और एक प्रेशर निकाल सकते हैं. देखो किस तरह से प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं. पी बी इक्वल्स टू, समझो पॉइंट ए से बी तक का जो लिक्विड का हाइट है दैट इज एच. सो यहां से यहां तक का जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा रो जी एच. और पॉइंट ए के ऊपर जो प्रेशर लगने वाला है इट इज अगेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो पॉइंट ए पे जो प्रेशर है इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पे जो लिक्विड कॉलम है इसका भी प्रेशर डाउनवर्ड. तो ये दोनों का प्रेशर कहाँ पे आने वाला है, बी पे. सो प्रेशर एट बी इक्वल्स टू प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच. ओके, लेकिन प्रेशर एट ए कितना है, प्रेशर एट ए दैट इज पी जीरो. सो पी बी को हम क्या लिखेंगे, पी नॉट प्लस रो जी एच एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे. एंड व्हाट इज मीन बाय पी बी, पी बी पी बी पी बी पी बी इज अगेन पी सी. लेकिन पी सी क्या था, पी सी इक्वल्स टू पी. ओके, आ रहा है समझ में. तो इसी को मैं आगे चल के लिख सकता हूँ पी बी. सो पी बी इक्वल्स टू पी सी इक्वल्स टू पी, दैट इज प्रेशर इन द कंटेनर. सो P equals to P naught plus rho GH. So if we have to find pressure at this point, that is center of the container, then it is equals to atmospheric pressure plus rho GH. यानी कि इतना कॉलम जो होगा वही कॉलम इसके अंदर ऐड हो रहा है, प्लस क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला टू फाइंड आउट प्रेशर बाय ओपन ट्यूब बैरोमीटर. ओपन ट्यूब बैरोमीटर से किस तरह से प्रेशर फाइंड आउट करना है उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट था. अगर इसके अंदर कोई लिक्विड आता है अलग से तो इसके लिए अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं कंसीडर करना तो उस हिसाब से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ये था बेसिक ओपन ट्यूब मैनोमीटर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सरफेस टेंशन. बहुत सारे टेंशन हमने देख लिए इसके पहले. अब देखेंगे कि सरफेस का टेंशन क्या होता है. तो जब भी हमें सरफेस टेंशन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स है उनका पता होना बहुत जरूरी है. अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा तो सरफेस टेंशन में जो टर्म्स आने वाले वो आप आसानी से समझ सकते हो. तो सबसे पहले बेसिक टर्म जो होगा वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अब इसका मीनिंग देखेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मीनिंग क्या होता है. तो मॉलिक्यूल पता है, फोर्स पता है, और इंटर यानी कि इंटरनल. यानी कि हमारे पास अगर दो मॉलिक्यूल्स है, समझो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होगा ए एंड हियर इज अनदर मॉलिक्यूल बी. तो इन दो मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स प्रेजेंट होता है. इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स प्रेजेंट होता है. वो उसका नेचर होता है अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव इन नेचर. ओके, तो ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर ही रहेगा. तो यहाँ पे जो इंटरनल फोर्स प्रेजेंट है बिटवीन दिस टू मॉलिक्यूल इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मींस द फोर्स व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन, दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. अब नेक्स्ट पॉइंट होगा कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स सेम होना चाहिए या डिफरेंट होना चाहिए. तो देखो यहाँ पे ये दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है, दिस आर द ए एंड बी. लेकिन मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट मॉलिक्यूल इज ए एंड अनदर मॉलिक्यूल इज अगेन ए. तो इन दो मॉलिक्यूल के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबल है एंड ये वाला केस भी पॉसिबल है. तो हमारे पास दो केसेस हो गए फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो यहाँ से इसके दो टाइप्स होंगे. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगे वो दो टाइप के होंगे. फर्स्ट इज कोहेसिव फोर्स, फर्स्ट इज कोहेसिव फोर्स एंड सेकंड वन इज नोन एज अडेसिव फोर्स, अडेसिव फोर्स. अब देखो ये वाला जो एग्जांपल था फोर्स बिटवीन ए एंड ए, मॉलिक्यूल ए एंड मॉलिक्यूल ए, तो यहाँ पे ये जो फोर्स होगा इट इज कोहेसिव फोर्स, इट इज कोहेसिव फोर्स. एंड बिटवीन ए एंड बी इज नोन एज अडेसिव फोर्स. तो यहाँ से आपको बेसिकली डेफिनेशन समझ में आ सकता है कि कोहेसिव फोर्स क्या होगा. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या तो फिर उसे कहेंगे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स विच आर आइडेंटिकल. यानी कि अगर सेम मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उसे कहेंगे हम कोहेसिव फोर्स. एंड इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन
टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स देन इट इज नोन एज एडेसिव फोर्स। ओके, तो अब इसका रिलेशन क्या है हमारे इस सरफेस टेंशन के साथ या तो फिर इस फ्लूइड के साथ, वो देखेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा कि अगर कोई भी ग्लास होता है या तो फिर कोई भी मटेरियल होता है, इसके अंदर अगर हम लिक्विड भरते तो समझो कुछ ड्रॉप होता है जो इसको स्टिक करता है, चाहे वो अंदर से हो या तो फिर बाहर से हो। अगर हमने इसके अंदर लिक्विड फिल किया या तो फिर लिक्विड फेंक दिया तो यहाँ पे कुछ ड्रॉपलेट्स होते जो इस सरफेस को चिपक के रहते। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, इसके अंदर अगर समझो हमने वाटर फिलअप किया था और इस ग्लास को एम्प्टी किया, तो एम्प्टी करने के बाद देयर आर सम वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर स्टिक टू द दिस ग्लास, यानी कि यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल इस ग्लास को पकड़ के रखे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो मटेरियल हो गए, फर्स्ट इज ग्लास एंड सेकंड इज वाटर, उसको लिखेंगे H2O। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल इज ग्लास एंड सेकंड मॉलिक्यूल इज H2O। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए वाटर का मॉलिक्यूल इस ग्लास को पकड़ के रखता है। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स हुआ, लेकिन इट इज बिटवीन ग्लास एंड H2O, देन इट इज द एडेसिव फोर्स, इट इज द एडेसिव फोर्स। लेकिन अगर हमने इस ग्लास के अंदर के ही दो मॉलिक्यूल कंसीडर किए तो यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल होंगे H2O वाटर के। तो यहाँ पे इन दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स प्रेजेंट होगा दैट इज द कोहेसिव फोर्स। यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा इट इज द कोहेसिव फोर्स, एंड हियर बिटवीन ग्लास एंड वाटर इट इज द एडेसिव फोर्स। सो दीज आर द बेसिक टू फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस एंड एडेसिव फोर्सेस। अगर हम बात करेंगे सॉलिड, तो सॉलिड में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे एयर, तो एयर में कोहेसिव फोर्स कम होता है। अगर हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा कोहेसिव फोर्स होगा, उसके बाद कम फोर्स होगा लिक्विड्स में, एंड सबसे कम फोर्स होगा इन गैसेस दैट इज इन एयर। ओके, एंड एडेसिव फोर्स ये डिपेंड होता है कि जो दो मॉलिक्यूल्स आने वाले वो दोनों मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, इसके ऊपर एडेसिव फोर्स का वैल्यू फिक्स होगा। तो ये था बेसिक फर्स्ट टर्म इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा इट इज द मॉलिक्यूलर रेंज, या तो फिर हम देखेंगे फोर्स के बारे में। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस हमने पढ़े थे, इसके बाद पॉइंट होगा रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखेंगे क्या होता है सेकंड पॉइंट, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो हमने बेसिकली फोर्स के बारे में देखा कि फोर्स दो तरह के होते हैं, एडेसिव एंड कोहेसिव। लेकिन इस फोर्स की रेंज कहां तक है, इस फोर्स का इफेक्ट कहां तक है, उस एरिया को कहेंगे रेंज। ओके, तो हमें रेंज निकालना है किसका, मॉलिक्यूलर फोर्स का। मॉलिक्यूलर फोर्सेस दो तरह के, कोहेसिव एंड एडेसिव, उनका जो कैपेसिटी होगा, जहां तक उनका इफेक्ट होता है, उस पॉइंट को कहेंगे हम रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। समझो यहाँ पे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है H2O एक मॉलिक्यूल है। अब इसका जो रेंज होगा वो सेंटर से आगे की साइड कुछ तो भी डिस्टेंस होगा, उतना ही डिस्टेंस ये लेफ्ट साइड होगा, उतना ही डिस्टेंस ये टॉप साइड होगा, उतना ही डिस्टेंस बॉटम साइड होगा। तो यहाँ पे हर डायरेक्शन में इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, वही तक ही इसका इफेक्ट हम महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर टू द पॉइंट अप टू विच वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये हो गया रेंज, एंड ये जो रेंज होता है ये वेरी स्मॉल होता है। ये जो रेंज होता है ये ज्यादा रेंज नहीं होता है, इट इज अ वेरी स्मॉल रेंज। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट हुआ रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब सेकंड थर्ड पॉइंट देखेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यहाँ पे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मीनिंग देखो, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल था H2O, तो इसने जितने भी एरियाज में इसका रेंज था, अगर हम इस पूरे पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पे एक इमेजिनरी स्फीयर बनने वाला है। समझो मेरे पास एक पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ से ऊपर, आगे, पीछे, लेफ्ट, राइट, हर जगह पे इसका एक इफेक्ट होगा, और वो इफेक्ट हर डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वली। तो इन पूरे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद मेरे पास एक स्फीयर बनेगा, उसे कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी कि ये उस
हद तक अपना इफेक्ट डाल सकता है, दैट इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। नेक्स्ट फोर्थ कॉन्सेप्ट इज सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म, अब देखेंगे कि सरफेस फिल्म का मीनिंग क्या होता है। हमने बेसिकली स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखा, तो इस पॉइंट में यहां से लेके यहां तक जो रेंज था, ये इस रेंज को हम रेडियस भी कह सकते हैं, दिस रेंज इज नोन एज रेडियस। तो रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज अगेन अ रेंज, जो रेंज होता है वही क्या होगा, रेडियस। अब ये रेडियस से जो भी सर्कल बनेगा उससे फॉर्म होने वाला है स्फीयर इन 3 डायमेंशन। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट देखना है सरफेस फिल्म क्या होता है। तो समझो हमारे पास एक कंटेनर है और यहाँ पे हमने एक लिक्विड का लेवल है, ओके। तो यहाँ पे टॉप पोजीशन पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब यहाँ पे जो टॉप सरफेस था, यहाँ पे अगर हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस निकालेंगे तो जो फोर्स लगता है वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर मैं स्फीयर निकालता हूँ, स्फीयर, तो ये आधा सेक्शन ऊपर चला जाएगा एयर में एंड हाफ सेक्शन नीचे होगा। यानी कि यहाँ से सेंटर से अगर इसे हम थोड़ा सा बड़ा करके निकालेंगे तो देखो ऐसे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ऊपर का पार्ट एयर में जिसका हमें कुछ जरूरत नहीं है, ये होगा हमारा सेंटर। तो सेंटर से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, इट इज द रेडियस, इट इज द रेडियस। तो इस स्फीयर का जो रेडियस होगा वहां तक जो लेयर होता है लिक्विड का, जो लेयर होता है लिक्विड का, तो उसे कहते हैं सरफेस फिल्म, उसे कहेंगे सरफेस फिल्म। तो यहां तक जो स्मॉल थिकनेस वाला लेयर होता है इसे कहेंगे हम सरफेस फिल्म। एंड लास्ट पॉइंट इज नेक्स्ट फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। अब फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड क्या होता है, यहाँ पे तो हमने देख लिया ये टॉप मोस्ट लेयर था, उसके नीचे का जो लेयर है ये पूरे लेयर को हम क्या कहेंगे, सरफेस फिल्म। ये था हमारा फिल्म। लेकिन जो लेयर एयर के कांटेक्ट में होता है, विच इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, द टॉप मोस्ट लेयर विच इज एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर इज नोन एज फ्री सरफेस ऑफ liquid, which is known as free surface of liquid. So all these are the basic terms, all these are the basic terms which are required for studying surface tension. तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सरफेस टेंशन क्या होता है।